20वीं सदी की शुरुआत तक वैदिक सभ्यता को ही भारत की प्राचीनतम सभ्यता माना जाता था, लेकिन 20वीं सदी के तीसरे दशक में खोजे गए स्थलों से साबित हुआ कि वैदिक सभ्यता से भी पूर्व भारत में एक ऐसी सभ्यता विद्यमान थी जो आज की आधुनिक सभ्यता की ही तरह उन्नत थी। लेकिन प्राकृतिक आपदा के चलते ये सभ्यता मिट्टी में दफन हो गई। वो सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। सिंधु सभ्यता की खोज ने भारत को विश्व की प्राचीनतम सभ्यता की जन्मस्थली मेसोपोटामिया मिस्र के समक्ष ला खड़ा किया है। इस सभ्यता का क्षेत्र मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता से 12 गुना अधिक बड़े क्षेत्र में फैला है। आज इस सभ्यता के विषय में हमें इतनी जानकारी प्राप्त हो चुकी है कि इसे विश्व की सबसे विकसित सभ्यता का दर्जा दिया जा चुका है, जो हम भारतीयों के लिए एक गर्व की बात है। सबसे पहले अगर सिंधु घाटी सभ्यता के कार्यकाल की बात की जाए तो अलग अलग इतिहासकारों का इस पर अलग अलग मत है। कुछ इतिहासकार इसका कार्यकाल 3300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक मानते हैं, जबकि IIT खड़गपुर और भारतीय पुरातत्व विभाग के वैज्ञानिकों के मुताबिक यह सभ्यता 8000 साल पुरानी है। इस लिहाज से यह सभ्यता मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता से भी पहले की सभ्यता है। अगर रेडियो कार्बन C14 पद्धति की बात की जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता का विकास काल 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व रहा होगा। भौगोलिक व सामाजिक दृष्टि से यह सभ्यता विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता थी, जो लगभग 12,99,600 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई थी। यह सभ्यता उत्तर में कश्मीर के मांडू से दक्षिण में महाराष्ट्र के देमाबाद तक तथा पश्चिम में बलूचिस्तान से पूर्व में उत्तर प्रदेश के आलमगीर तक विकसित थी। इस सभ्यता का क्षेत्र त्रिकोणाकार रूप में फैला हुआ है। सिंधु घाटी एक नदी घाटी सभ्यता है। इस सभ्यता का विकास सिंधु और गगन नदी के किनारे हुआ है। सिंधु को इंडस भी कहा जाता है, अतः सिंधु घाटी सभ्यता के नाम पर ही हमारे देश का नाम इंडिया पड़ा है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, धोलावीरा और राखीगढ़ी इस सभ्यता के प्रमुख केंद्र थे। दिसंबर 2014 में बिरंडाना को सिंधु घाटी सभ्यता का अब तक का खोजा गया सबसे प्राचीन नगर माना गया है। 7वीं शताब्दी में पहली बार जब लोगों ने पंजाब प्रांत में ईंटों के लिए मिट्टी की खुदाई की, तब उन्हें वहां से बनी बनाई ईंटें मिली, जिसे लोगों ने भगवान का चमत्कार माना और उन ईंटों का उपयोग घर बनाने के लिए किया। इसके बाद 1826 में चार्ल्स मैसन ने पहली बार इस पुरानी सभ्यता को खोजा। सन 1856 में कराची से लाहौर के मध्य रेलवे लाइन के निर्माण के दौरान जब बर्तन बंधुओं को ईंटों की आवश्यकता पड़ी, तब स्थानीय लोगों के बताने पर उन्होंने हड़प्पा पुरस्थल के टीलों से ईंटों को निकलवाने का काम शुरू किया। धीरे धीरे काफी मात्रा में ईंटें वहां से निकाली गई, जो कि हड़प्पा शहर के घरों की ईंटें थी। ईंटें निकालते समय उन्हें यहाँ किसी सभ्यता के अस्तित्व का आभास हुआ और उन्होंने इसकी सूचना सरकार को दी। इसी क्रम में सन 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम के निर्देशन में भारतीय पुरातात्विक विभाग की स्थापना की गई। सन 1902 में लॉर्ड कर्जन द्वारा जॉन मार्शल को भारतीय पुरातात्विक विभाग का महानिदेशक बनाया गया। अन्य की तुलना में जॉन मार्शल ने हड़प्पा सभ्यता को लेकर थोड़ी अधिक रुचि दिखाई। उसने राय बहादुर दयाराम साहनी और रखाल दास बैनर्जी के नेतृत्व में 2 टीमों का गठन किया। अंततः अब समय आ गया कि भारत की गौरवमयी सभ्यता विश्व के सामने उजागर हो। सन 1920 के दशक में भारतीय इतिहास की धारा को पूर्ण रूप से बदल दिया और भारत की इतिहास को 3000 ईसा पूर्व तक ले गया। सन 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा स्थल की खुदाई कर इस सभ्यता को विस्मृति के गर्भ से बाहर निकाला। ब्रिटिश काल में हुई खुदाई के आधार पर पुरातत्ववेदा और इतिहासकारों का अनुमान है कि ये अत्यंत विकसित सभ्यता थी और ये शहर अनेक बार बसे और उजड़े हैं। आज इस सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित लगभग 1400 से भी अधिक केंद्रों की खुदाई की गई है, जिसमें से 925 केंद्र भारत में ही है। इस सभ्यता के अवशेष पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान, जम्मू और पश्चिम उत्तर प्रदेश में प्राप्त हुए हैं। इतिहासकारों के अनुसार यह सभ्यता सिंध और पंजाब में परिपक्व हुई और वहां से यह दक्षिण और पूर्व में फैली। तो चलो दोस्तों, आज हम जानेंगे हमारे ही देश की सबसे प्राचीन सभ्यता के कुछ रोचक तथ्यों को। नगर योजना। इस सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता इसकी नगर योजना थी। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा इसके प्रमुख नगर थे। नगरों में मकान पक्की ईंटों से विधिवत तथा सड़कों के किनारे बने हुए थे। नगर को 2 भागों में विभाजित किया गया था। एक भाग छोटा लेकिन ऊंचाई पर बना होता था, जो कि सामान्यतः रक्षा दीवार से घिरा होता था,
तो नगर का दूसरा भाग अधिक बड़ा परंतु नीचे बना होता था। सिंधु सभ्यता के नगरों में प्रत्येक मकान के बीच में एक आंगन होता था। आंगन के चारों ओर 4-5 कमरे, एक रसोई घर तथा स्नानागार होता था। स्नानागार गली की ओर बने होते थे। कुछ बड़े भवन भी मिले हैं जिनमें 30 कमरे तक बने हुए थे। अधिकांश घरों में कुएं भी मिले हैं। घरों के दरवाजे और खिड़कियां मुख्य सड़क की ओर न खुलकर पीछे की ओर खुलती थी। सिंधु सभ्यता में साधारण भवनों के अतिरिक्त यहाँ पर सार्वजनिक एवं राजकीय भवन भी थे। मोहनजोदड़ो में एक विशाल भवन के अवशेष प्राप्त हुए हैं जो लगभग 70 मीटर लंबा और 24 मीटर चौड़ा है। इस भवन की दीवारें 1.50 मीटर मोटी है। इस विशाल भवन में अनेक कमरे, भंडारागार व 2 आंगन हैं। मोहनजोदड़ो में इसी प्रकार का एक विशाल भवन प्राप्त हुआ है जो 71 मीटर लंबा और उतना ही चौड़ा है। इसकी छत 20 स्तंभों के ऊपर टिकी हुई थी। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि यह भवन सार्वजनिक सभा या धर्म चर्चा के लिए बनाया गया होगा। मोहनजोदड़ो की खुदाई में एक विशाल अन्न भंडार के अवशेष मिले हैं। यह अन्न भंडार उत्तर से दक्षिण की ओर 50 मीटर 70 सेंटीमीटर लंबा, 16 मीटर 80 सेंटीमीटर चौड़ा है, जिसमें अनाज को सुरक्षित रखा जाता था। यह अन्न भंडार हड़प्पा में राजमार्ग के दोनों ओर 1.25 मीटर ऊंचे चबूतरों पर 6-6 की पंक्तियों में बने हुए हैं। धार्मिक जीवन। सिंधु घाटी सभ्यता में खुदाई के दौरान मंदिर की कोई भी अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं। इससे ये बात साफ है कि सिंधु घाटी सभ्यता में मंदिरों का निर्माण नहीं किया जाता था। उस समय के लोग पेड़ पौधे और पशुओं की पूजा करते थे। राखीगढ़ी, लोथल, कालीबग्गा और बनावली में उत्खनन के दौरान कई हवन कुंड के अवशेष प्राप्त हुए हैं, जिससे ये पता चलता है कि उस काल में लोग अग्नि पूजा करते थे। मोहनजोदड़ो से खुदाई के दौरान एक मोहर भी प्राप्त हुई है, जिससे ये पता चलता है कि सभ्यता के लोग पशुपतिनाथ भगवान की पूजा करते थे। इस मोहर पर हाथी, चीता, भैंसा और गेंडा के चित्र मिले हैं। हड़प्पा में स्वास्तिक का चिन्ह भी प्राप्त हुआ है। खुदाई में कई मिट्टी के बर्तन मिले हैं जिन पर नाग की आकृति बनी हुई है। इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में नाग की पूजा की जाती थी। यहाँ अत्यधिक मात्रा में ताबीज भी प्राप्त हुए हैं जो ये बताते हैं कि वहाँ के लोग जादू, टोना और भूत प्रेत पर विश्वास करते थे। ग्रिड पद्धति। सिंधु सभ्यता में सड़कों का निर्माण सुनियोजित योजना के अनुरूप हुआ था। सड़कें सीधी रेखा में थी और एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। इस प्रकार प्रत्येक नगर अन्य खंडों में विभाजित हो जाता था। प्रमुख सड़कों से नालियां निकलती थी जो 1 से 2 मीटर तक चौड़ी होती थी। मोहनजोदड़ो में एक 11 मीटर चौड़ी सड़क भी मिली थी जो संभवतः राजमार्ग रही होगी। नगर की सभी सड़कें इस राजमार्ग से मिलती थी। सड़कें मुख्यतः कच्ची थी। कच्ची होने के बावजूद साफ सफाई का पर्याप्त ध्यान रखा जाता था। सड़कों के किनारे नालियां होती थी जो पक्की और ढकी होती थी। प्रत्येक गली में एक मुख्य नाली होती थी जो सड़क की नाली से मिलती थी। प्रत्येक मकान की नाली गली की मुख्य नाली से जुड़ी होती थी। इन नालियों के द्वारा गंदा पानी नगर के बाहर पहुंचाया जाता था। राजनीतिक जीवन। हड़प्पा सभ्यता एक विकसित नगरीय सभ्यता थी, अतः यह अनुमान लगाया जा सकता है कि उस समय भी वहाँ कोई राजनीतिक सत्ता तो रही होगी, पर इसका कोई पुख्ता सबूत अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है कि उस समय के शासक किस तरह से शासन प्रणाली से शासन करते थे। हड़प्पा सभ्यता से दुर्ग व नगर क्षेत्र के अवशेष प्राप्त हुए हैं, जिससे ये पता चलता है कि दुर्ग क्षेत्र में शासक व उच्च वर्ग के लोग रहते होंगे और नगर क्षेत्र में सामान्य वर्ग रहता होगा। योजनाबद्ध निर्माण कार्य को देखते हुए अनुमान किया जा सकता है कि नगरों में नगर पालिका जैसी कोई संस्था रही होगी। सिंधु सभ्यता के निवासी शांति प्रिय थे, अतः इनका जीवन राजनीतिक दृष्टि से भी शांतिपूर्ण था। खुदाई के दौरान बहुत कम संख्या में हथियार मिलने से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि वहाँ के लोग शांतिपूर्ण और सुख सुविधा से परिपूर्ण जीवन व्यतीत करते थे। सामाजिक जीवन। कालीबग्गा व धोलावीरा से खुदाई से प्राप्त अवशेषों से पता चलता है कि हड़प्पा का समाज 4 वर्गों में विभाजित था: योद्धा, विद्वान, व्यापारी और श्रमिक वर्ग। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मात्र सत्तात्मक थे। समाज में स्त्रियों का बहुत सम्मान होता था। सामाजिक तथा धार्मिक उत्सवों में स्त्री पुरुष समान रूप से भाग लेते थे। पर्दे की प्रथा उस काल में नहीं थी। यहाँ के निवासियों का मुख्य भोजन गेहूं, चावल, जौ, फल, दूध, घी तथा साग सब्जी थी। इस काल के लोगों को आभूषण का बड़ा ही शौक था। स्त्री तथा पुरुष दोनों ही आभूषण पहनते थे। अमीर लोगों के आभूषण सोने, चांदी तथा हाथी दांत के होते थे।
जबकि गरीबों के आभूषण पकी हुई मिट्टी, हड्डियों तथा तांबे के होते थे। सबसे पुरानी कपास की खेती के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से ही मिले हैं। अतः कहा जा सकता है कि सर्वप्रथम कपास की खेती सिंधु घाटी सभ्यता से ही शुरू हुई। इस सभ्यता के लोग ऊनी तथा सूती दोनों प्रकार के वस्त्रों का प्रयोग करते थे। मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना, चौपस तथा पासा खेलना यहाँ के लोगों के मनोरंजन का प्रमुख साधन था। आर्थिक जीवन। उत्खनन से प्राप्त अवशेषों से ज्ञात होता है कि सिंधु सभ्यता के निवासियों की आर्थिक स्थिति काफी अच्छी थी। सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों का प्रमुख व्यवसाय कृषि था। गेहूं, कपास, मटर, तिल, चावल वहां की मुख्य फसलें थी। अनाज को सुरक्षित रखने के लिए बड़े बड़े भंडारगृह थे, जिनके बाहर ही अनाज को पीसने की व्यवस्था थी। कृषि के अतिरिक्त सिंधु सभ्यता के निवासी पशुओं को भी पालते थे, जिनमें गाय, बैल, भैंस, भेड़, बकरी और ऊंट थे। जहाँ तक घोड़े का प्रश्न है, आरंभ में ऐसा माना जाता था कि सेंधव लोग इससे परिचित नहीं थे, किंतु लोथल, सूरकोटड़ा और कालीबंगा आदि स्थलों से घोड़े की मिट्टी से बनी मूर्तियां, हड्डियां, जबड़े आदि के अवशेष मिल जाने के पश्चात अब यह निश्चित हो गया है कि इस पशु से भी सेंधव लोग परिचित थे। सिंधु निवासी संभवतः विश्व के सूत काटने वाले तथा कपड़े बुनने वाले प्रथम लोग थे। उन्हें कपड़े रंगने का भी ज्ञान था। व्यापार एवं वाणिज्य। सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों का देश विदेशों से व्यापारिक संबंध था। विदेशों से जल तथा थल दोनों ही मार्गों से व्यापार होता था। थल मार्ग से बैलगाड़ी तथा जल मार्ग से जहाजों और नौकाओं का प्रयोग किया जाता था। उस समय सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा बंदरगाह लोथल था, जो आज अहमदाबाद के भाल प्रदेश में स्थित है। इतिहासकारों के मुताबिक सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी संभवतः सोना, चांदी, शीशा, तांबा आदि का आयात करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों का व्यापारिक संबंध मिस्र, मेसोपोटामिया, अफगानिस्तान, इराक और सुमेर जैसे देशों से था। सिंधु घाटी के निवासी किन वस्तुओं का निर्यात करते थे, यह स्पष्ट नहीं हो पाया है। व्यापार में क्रय विक्रय के लिए बाटों का प्रयोग किया जाता था। बाट मुख्यतः पत्थरों के बने होते थे। यहाँ के बाट शुद्धता में मेसोपोटामिया से भी बढ़कर थे। खुदाई के दौरान सीप से बना हुआ स्केल तथा मिट्टी के तराजू का मिलना इस बात की ओर संकेत करता है कि प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के लोग नापने तथा तोलने की कला में भी निपुण थे। सांस्कृतिक जीवन। हड़प्पा सभ्यता के लोग धातु की सुंदर प्रतिमाएं बनाते थे। इसका सबसे सुंदर नमूना कांसे की बनी एक नर्तकी की मूर्ति है। मोहनजोदड़ो से खुदाई में सेल खड़ी की बनी एक पुजारी की मूर्ति प्राप्त हुई है। इस मूर्ति की मूछें नहीं है, परंतु दाढ़ी है। मूर्ति के बाएं कंधे पर शॉल बनाई गई है तथा मूर्ति की आंखें आधी खुली हुई है। महाराष्ट्र के देमाबाद से तांबे का रथ चलाता मनुष्य, सांड, गेंडा और हाथी की मूर्तियां प्राप्त हुई है। खुदाई के दौरान मिले अनेक बर्तनों तथा मोहरों पर बने चित्रों से ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी के लोग चित्रकला में भी निपुण थे। मोहरों पर सांडों, भैंसों और वृक्षों की सर्वाधिक कलापूर्ण ढंग से चित्रकारी की गई है। यहाँ से खुदाई में हाथी दांत में मिट्टी की लगभग 3600 मोहरें प्राप्त हुई है। चिकित्सा एवं विज्ञान। उत्खनन से प्राप्त अवशेषों से ज्ञात होता है कि सिंधु सभ्यता के लोगों को मानवीय चिकित्सा का ज्ञान था। सिंधु सभ्यता के निवासी विभिन्न औषधियों से परिचित थे। हिरण, बारहसिंगे के सींगों, नीम की पत्तियों एवं शिलाजीत का औषधियों की तरह प्रयोग करते थे। इन तथ्यों से ज्ञात होता है कि भारतीयों का आयुर्वेद का चिकित्सा ज्ञान सिंधु सभ्यता के काल से ही आरंभ हो गया था। कालीबंगा एवं लोथल से खोपड़ी के शल्य चिकित्सा के उदाहरण भी मिले हैं। उत्खनन के दौरान प्राप्त नाप और तोल के निश्चित साधनों से ज्ञात होता है कि सिंधु सभ्यता के लोग अंक गणित से भी भली भांति परिचित थे। उत्खनन से प्राप्त बाटों में दशमलव इकाइयों के आधार पर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि सिंधु वासियों को दशमलव का भी ज्ञान था। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि। हड़प्पा के लोगों ने मेसोपोटामिया के लोगों की ही तरह लिखने की कला सीखी। हालांकि सर्वप्रथम लिपि के अवशेष सन 1853 में प्राप्त हुए, पर पूरी लिपि सन 1923 में प्राप्त हुई, पर अभी तक इस लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है। इसी कारण इस लिपि को रहस्यमय लिपि भी कहा जाता है। हड़प्पा की लिपि चित्र लिपि है। चित्र के रूप में लिखा हर अक्षर किसी ध्वनि, भाव या वस्तु का सूचक है। यह लिपि प्रथम लाइन में दाएं से बाएं तथा द्वितीय लाइन में बाएं से दाएं लिखी गई है। यह तरीका बोस्ट्रोफिडन कहलाता है। हड़प्पा सभ्यता की लिपि के अब तक 4000 अवशेष प्राप्त हुए हैं। इस लिपि में सबसे ज्यादा अंग्रेजी के यू अक्षर का प्रयोग तथा चित्रों में सबसे ज्यादा मछली का चित्र देखा गया है। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन।
सिंधु सभ्यता का अंत कब और कैसे हुआ, इस बारे में विद्वानों के अनेक मत हैं। अधिकतर विद्वानों का मानना है कि इस सभ्यता का पतन बाढ़ के प्रकोप के कारण हुआ। हालांकि सिंधु सभ्यता का विकास नदी घाटी क्षेत्र में हुआ था, तो इस क्षेत्र में बाढ़ का आना स्वाभाविक था। इसलिए ये तर्क संगत लगता है कि इस सभ्यता का अंत बाढ़ आने के कारण हुआ हो। परंतु कुछ विद्वान मानते हैं कि केवल बाढ़ के कारण इतनी विशाल सभ्यता समाप्त नहीं हो सकती। इसलिए बाढ़ के अलावा भी कई कारण रहे होंगे, जैसे सिंधु नदी का मार्ग बदलना, जलवायु में असाधारण परिवर्तन, मौसमी हवाओं का रुख बदलना, वर्षा कम होने के कारण इस सभ्यता का धीरे धीरे टीलों से ढक जाना, भयंकर भूकंप व विदेशी आक्रमणों का होना रहा होगा। हेलो दोस्तों, अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक बटन पर क्लिक कीजिए और मेरे लेटेस्ट वीडियो से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।